आज पढ़ेंगे अपन संज्ञा से अव्यय तक हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा। बिना बात करते हुए ज्यादा कंटेंट, कम समय में ज्यादा पढ़ाई। ऑनलाइन का मतलब होता है बात ज्यादा पढ़ाई कम, लेकिन अपना काम क्या है, पढ़ाई ज्यादा समय कम। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो नाम। क्वेश्चन में पूछा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। याद करके चलना है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिए आपसे भेद पूछे जाए, देखिए जो पेपर में आता है वही पढ़ा करो, कभी भी ऐसी चीजें नहीं पढ़ो जिनमें स्वयं को कंफ्यूजन हो जाए। सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर है आपका समूहवाचक संज्ञा, और फिर है आपका गुणवाचक संज्ञा। क्लियर? अब देखो, बहुत अच्छा फंडा बताएंगे आपको संज्ञा समझने का। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मान लो आप किसी दुकान पे गए, समझना चीज को, जो कॉन्सेप्ट समझ लो, संज्ञा में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है, सर्वाधिक कंफ्यूजन होता है आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को लेकर। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा शर्ट देना, क्या कहा आपने, भैया एक शर्ट देना। दुकानदार आपसे तुरंत पूछेगा, भाई साहब कैसी, काली, सफेद, नीली, पीली, हरी, गुलाबी। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जिस चीज की वेराइटी हो वो है कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। मान लो आप मेले में गए, आपने कहा भैया हमें एक गाय खरीदनी है, तुरंत आपसे बेचने वाला क्या बोलेगा, भैया कौन सी, जर्सी, हरियाणवी, ऑलस्टियन, कौन सी गाय चाहिए। ठीक है, जैसे आप जाएंगे दुकान पे, हमें एक पेन दे दो, दुकानदार आपसे तुरंत पूछेगा, भाई साहब कैसा, काला पेन, नीला पेन, बॉल पेन, कौन सा पेन चाहिए। समझ गए आप बात को? अब यही समझ लो आप, जैसे हम आपसे कह दे गाय, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हम यहां लिख देवे काली, जर्सी गाय, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे बात को? हम यहां लिख दें जैसे आदमी, भैया आदमी कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहां लिख दें रोहित शर्मा। नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन किसी ना किसी एक व्यक्ति को इसने क्या किया है, नोट किया है। ठीक है, वही क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जिसकी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पहाड़, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। हमने लिख दिया यहाँ पर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने लिख दिया किताब, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। हमने लिख दिया यहाँ पर आदित्य, पब्लिकेशन, हिंदी पुस्तक या हिंदी की किताब, क्या आ जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक, जिस संज्ञा से किसी भी पदार्थ, द्रव या गैस का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे दूध, लोहा, पानी, चांदी आदि। ओके, उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब जिससे किसी भी ग्रुप, कलेक्शन आदि का बोध होता है। जैसे हम आपसे कह दें चाबी का गुच्छा, कक्षा, आर्मी आदि। ठीक है, इसके बाद गुणवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिससे
किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण का बोध होता हो। आप एक चीज समझो, एक तो होता है गुण, एक होता है विशेषण। दोनों में बहुत ही रेयर अंतर होता है, इसको समझ के चलना, नहीं तो पेपर में आपका एक क्वेश्चन गलत करा देता है। एक हमने बताया आपको गुण और दूसरा बताया हमने आपको विशेषण। गुणवाचक संख्या क्या होती है, जैसे हम यहाँ लिख दें लंबाई, सॉरी गुण नहीं, यहाँ होती है आपकी भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या जैसे हमने लिख दिया यहाँ लंबाई। अब एक चीज ध्यान से समझो, भाव कैसा होता है, आदर्श भाव कभी दिखाई नहीं देता है। हमने कहा आपसे लंबाई, लंबाई क्या है, एक प्रकार का भाव। लेकिन यही अगर हम आपसे कहते हैं लंबा, ये क्या हो जाएगा, विशेषण। विश्वास नहीं होता है आपको, समझ में नहीं आता है, आप प्रयोग करके देख लो। जैसे कोई वाक्य बनाओ, हमने कि मोहन लंबा व्यक्ति है। अब मोहन लंबा व्यक्ति है, मोहन क्या है, संज्ञा। उस संज्ञा की जो विशेषता बतलाए वो क्या होता है, विशेषण। हमने कहा मोहन लंबा व्यक्ति है, तो मोहन की विशेषता क्या है कि वह लंबा है, मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, इसके बाद आप समझो लंबाई, लंबाई क्या है, एक भाव। उसी प्रकार हम कह दें ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका भाव, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, ऊंचा। ठीक है, जिस भी चीज को केवल फील किया जाए वह भाववाचक संज्ञा में आता है। जिस चीज को अपन विशेषण के रूप में किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता के लिए प्रयुक्त करते हैं वह विशेषण में आ जाता है। थोड़ा रेयर अंतर होता है, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित विशेषणों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। हम लिख दें आपको ऑप्शन में लंबा, ऊंचा, चौड़ा, गहराई। तो लंबा, ऊंचा और चौड़ा तीनों विशेषण है, और गहराई क्या है, भाववाचक संज्ञा। और गहराई का विशेषण क्या होगा, गहरा। ठीक है, गहरा विशेषण है। जैसे हमने कि कुआं गहरा है, कुआं की विशेषता होगी कि वह गहरा है, और हम कहते हैं गहराई, तो गहराई एक भाव है। समझ गए, इससे ज्यादा आपका कभी भी संज्ञा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। खींचने को तो चैप्टर हम आपका यही दिन भर खींच सकते हैं, क्या मतलब है कि आप टाइम खराब करो। क्वेश्चन आएगा इतने से ही बन जाएगा, जो जो लॉजिक बताए हैं लगा के चलना है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक का लॉजिक क्या है, दुकान पे जाओ सामान खरीदने के लिए पूछो। आप दुकान पे गए, आपने कहा एक मार्कर देना, दुकानदार आपसे पलट के तुरंत पूछेगा काला या नीला। दुकानदार ने पलट के पूछ लिया, समझो जाति, वैरायटी है, मैं मार्कर की उसके पास क्या है, वैरायटी, इसीलिए उसने आपसे पूछ लिया। आप दुकान पे जाके कहेंगे भैया कैमलिन कंपनी का एक ब्लैक मार्कर दे दो, अब वो आपसे लौट के नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने इसकी परमानेंट आइडेंटिटी बताई है। ठीक है, जब आप किसी की परमानेंट परिचय देते हैं तो वो आता है व्यक्तिवाचक में, जब आप किसी का परिचय दें उसकी वैरायटी निकाल आए तो वो आ जाता है आपका जातिवाचक में। ठीक है, उसके बाद पदार्थवाचक स्पष्ट है, ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आते भी हैं तो बन जाते हैं। समूहवाचक से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सरल होता है। अब आगे भाववाचक। भाववाचक में हमने आपने बता दिया, जब आप शब्द को प्रयोग करें वाक्य में वह संख्या की विशेषता बतलाए तो वो विशेषण हो जाएगा। और उस विशेषता जो बताई गई है, क्या बताया गया, हमने कहा मोहन लंबा है, किसके बारे में बताया गया, मोहन की लंबाई, वही हो गई भाववाचक संज्ञा। रोहन ऊंचा है, विशेषण है। काय के बारे में बताया गया, रोहन की ऊंचाई, वह हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा चैप्टर समाप्त है, इसके बाद पढ़ेंगे सर्वनाम। पानी ले आओ, सर्वनाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या था, नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सभी का नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सभी का नाम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले सर्वनाम कहलाते क्या है। The word which denote at the place of noun is called pronoun। सर्वनाम अपन उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समझो आप, जैसे हमने लिखा राम झांसी जाता है, राम झांसी में रहता है। समझना अच्छे से। फिर हमने कहा राम झांसी में पढ़ता है। अब देखिए
भाषा के आधार पर यह त्रुटि है। कभी भी एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। आप समझिए, राम झांसी जाता है, इसके बाद आप बोलेंगे, तुरंत कह देंगे वह झांसी में रहता है, वह वहीं पढ़ाई करता है। आप समझ गए? पहली बार में राम झांसी जाता है, राम क्या है? संज्ञा। झांसी क्या है? संज्ञा। अब हमने पहले में कहा राम झांसी जाता है, वह वहीं रहता है। अब देखो, राम की जगह क्या आ जाएगा? वह, और झांसी की जगह वहीं। दोनों क्या है? सर्वनाम। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप समझ गए बात को? जैसे मान लो मैंने कहा मोहन पढ़ता है, मोहन खेलता है, मोहन दौड़ता है। गलत है। मोहन पढ़ता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है। ठीक है? संज्ञा के स्थान पर यदि उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई शब्द आ जाए उसे ही सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे। अब देखो, अब इसी में आगे समझना है अपन को कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। आपको दोनों एक बड़े अच्छे सीक्वेंस से हमें याद करा रहा है, कभी नहीं भूलेंगे। एक है सर्वनाम की, सर्वनाम कितने होते हैं, और दूसरे हैं उनके भेद। भेद होते हैं आपके 6, सर्वनाम होते हैं आपके 11। आप समझो। आप सबसे पहले लिखा जैसे हमने मैं और तुम। क्या लिखा? मैं और तुम। दो सर्वनाम है ये, एक मैं हो गया, एक तुम। काय के अंतर्गत आते हैं? पुरुष वाचक सर्वनाम। मैं और तुम दोनों क्या है? सर्वनाम है। भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? दूसरा है आपका यह, वह। यह और वह जी आते हैं आपके निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है? तीसरा है आपका कोई, कुछ। कोई, कुछ। कोई और कुछ, ये आते हैं आपके सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है आपका कौन क्या। कौन क्या, यह आता है आपका प्रश्न, प्रश्न वाचक सर्वनाम। क्लियर? इसके बाद आता है आपका जो, सो। जो और सो, यह आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट, तो यह आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। गिन लो, 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। भेद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? मैं और तुम पुरुषवाचक, यह वह निश्चितवाचक, कोई कुछ अनिश्चितवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो और सो संबंधवाचक, आप निजवाचक। ठीक है? समझ में आई हुई है भैया सब? एक बार लिख लो, अच्छे से समझ लो। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। ठीक है? सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम कितने हैं? 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। क्वेश्चन पूछा जाए सर्वनामों की संख्या, आंसर लगेगा 11। क्वेश्चन पूछा जाए सर्वनाम के भेद, आंसर लगेगा 6। संख्या में मैं और तुम पुरुषवाचक, यह वह निश्चितवाचक, कोई कुछ अनिश्चितवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो और सो संबंधवाचक, आप निजवाचक। अरे क्लियर है? इतनी चीजें आप थोड़ा समझ लो। पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। सबसे पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, सबसे लास्ट में अन्य पुरुष। समझो उत्तम पुरुष क्या होता है। आप एक चीज देखना,
मान लो जब अपन कन्वर्सेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं तो उसमें 3 लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत होती है। 2 तो प्रेजेंट चाहिए, तीसरा अब्सेंट चाहिए होता है। कैसे? अब सुनो। मान लो मैं किसी से मैं बात कर रहा हूँ, किससे? प्रेजेंट कौन है मेरे सामने? कैमरा, ठीक है। अब बात मैं किसके बारे में कर रहा हूँ? सर्वनाम। तुझे क्या है? अब्सेंट, लेकिन बात इसके बारे में हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं का ही बहुवचन रूप हम, ठीक है। जो बात करे वह उत्तम पुरुष, जिससे बात करे, अब मैं हम बात करेंगे तो किससे करेंगे? तुम, तू या आपसे। समझ गए आप बात को? जिसके बारे में बात की जाए। मान लो हम बात कर रहे, आप सुन रहे हैं, हम बात कर रहे, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो मैं क्या हूं? पुरुष, उत्तम पुरुष। आप क्या है? मध्यम पुरुष। बात हो रही किसी तीसरे के बारे में, जैसे मैं आपसे कहूं वह बहुत खराब है, अब वह, तो वह काय में आ जाएगा? अन्य। वह, वे, उसका, उसको, आदि। ठीक है, क्लियर है? सर्वनाम, इससे ज्यादा सर्वनाम में कुछ होता नहीं है। ये मूल सर्वनाम है, इन्हीं के प्रकार बन जाते हैं बहुत सारे, जैसे मैं, मेरा, मुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको, यह इसका, इसको, वह उसका, उसको, कोई, कौन, क्या, किसका, किस लिए, दुनिया भर के। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन संज्ञा सर्वनाम। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। सर्वनाम के बाद क्या आता है भैया? विशेषण। आप समझो इसको। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं अपन विशेषण। अब एक चीज समझो, जैसे हमने लिखा राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब चीज समझो, राम क्या है? संज्ञा, और राम की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो आप एक चीज समझो, विशेषण के 2 उप विशेषण होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं, एक तो होता है विशेषण और दूसरा होता है इसी का आपका विशेष। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। इस उदाहरण में कौन विशेष है और कौन विशेषण है? जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, राम क्या हो जाएगा? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। राम हो जाएगा आपका विशेष। क्लियर है? विशेषण सुंदर, राम क्या हो जाएगा? विशेष। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की ही विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा राम सुंदर है, अब हम भैया दूसरा वाक्य लिख रहे हैं यहीं पे, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। अब देखो, सुंदर क्या है? विशेषण। राम क्या है? विशेष। लेकिन बहुत क्या है? जो देखो, बहुत विशेषण की विशेषता बतला रहा कि नहीं? सुंदर की विशेषता क्या है? कि वह बहुत सुंदर है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाएं उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राविशेषण। क्या कहते हैं भैया? प्राविशेषण। अब इस वाक्य में देख लो, राम क्या है? राम की विशेषता बतलाई जा रही, विशेष। सुंदर क्या है? विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बतला रहा बहुत, वह क्या है? प्राविशेषण। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन कौन से विशेषण? सबसे पहले समझो, नंबर 1 पे आता है आपका गुणवाचक। गुणवाचक
विशेषण। नंबर 2 पे आता है आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 पे आता है आपका परिमाण वाचक विशेषण। नंबर 4 पे आता है आपका संख्या वाचक विशेषण। क्लियर है, आप समझो। जब किसी के गुण एवं दोष बताए जाए, इसे हम कहें वह सीधा लड़का है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, वह बुद्धि से कुशाग्र है, वह बुद्धि से कमजोर है, सब काय में आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, फिर आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। यहां एक चीज समझ लेना, जैसे जो सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। हमने यहां लिख दिया, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अभी घर की विशेषता क्या है, घर क्या है, सॉरी, यह घर मेरा है। अब ये बताइए, जो आपका मेरा दिया गया है इसकी विशेषता क्या है, घर। ठीक है, अब एक चीज समझो आप यहीं पे, जैसे लिखो यह घर मेरा है सार्वनामिक विशेषण, हम यही दूसरा लिख दें, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब एक चीज समझो, वाक्य को दोनों का अर्थ सेम है, यह घर मेरा है या यह मेरा घर है। लेकिन सुनो, जब सर्वनाम के बाद, ये क्या है सर्वनाम, ये क्या है संज्ञा, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा लगी हो तो होता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा, ये क्या है सर्वनाम, ये क्या है संज्ञा। जब सर्वनाम के बाद संज्ञा लिखी हो तो होता है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम ही लगा हो, यह भी सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम लगा हो तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं होकर आपको जस्ट पहले पढ़ाया है, यह काय के अंतर्गत आता है सर्वनाम में, निश्चित वाचक सर्वनाम। तो ये उदाहरण आपका काय का हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम। क्लियर है क्या नहीं। यदि लिखा हो सर्वनाम उसके बाद हो संज्ञा तो आएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, लेकिन पहले लिखा हो सर्वनाम उसके बाद फिर सर्वनाम लिखा हो तो आएगा आपका निश्चित वाचक सर्वनाम। समझ लो। अब जैसे हमने कहा यह घर मेरा है, दूसरा यह गांव आपका है, यह गांव आपका है। अब देखो यह क्या है, सर्वनाम है, गांव क्या है, संज्ञा है। जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जैसे हम यही लिख दें, यह आपका गांव है, यह आपका गांव है। अब यह क्या है सर्वनाम, तो आपका क्या है सर्वनाम। जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए तो यह आपका काय के अंतर्गत पहुंच जाएगा, यह क्या होता है निश्चितवाचक सर्वनाम। तो ये वाला उदाहरण निश्चितवाचक सर्वनाम का है, ये वाला उदाहरण सार्वनामिक विशेषण का है। दोनों में रेयर कंफ्यूजन होती है, दूर करके चलना, याद कर लो। सर्वनाम के बाद संज्ञा है सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए निश्चितवाचक सर्वनाम। भैया जैसे सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम तो वो स्वयं सर्वनाम है, तो सर्वनाम को भेद कौन सा हो जाए निश्चितवाचक। क्लियर है। अब आगे देख लो परिमाणवाचक। जब भी किसी वस्तु को तौला जाए, क्या किया जाए तौला जाए, उसे क्या कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा आपसे एक गिलास पानी दे दो, पानी को आप गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो। 2 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर, 1 गिलास पानी, 1 क्विंटल गेहूं, 50 क्विंटल मक्का, सब काय में आएंगे परिमाणवाचक में। लेकिन गिनती में हमने कि 10 लड़कों को बुलाओ, तो 10 लड़कों की क्वांटिटी फिक्स है, गिनती फिक्स है। जब भी गिनती फिक्स हो, जिनकी गणना की जाए वो संख्यावाचक में हो, जिन्हें गिनाना जाए तौला जाए वो आपके परिमाणवाचक में। विशेषण में इसके अलावा कुछ नहीं होता है, थोड़ी रेयर चीज है सार्वनामिक विशेषण और निश्चितवाचक सर्वनाम में अंतर, इसको आप समझ के चलना। विशेषण के बाद पढ़ेंगे अपन क्रिया। ज्यादा स्पीड तो नहीं है मास्टर, ज्यादा स्पीड तो नहीं है, स्पीड ठीक है।
अब पढ़ेंगे अपन लोग क्रिया। सबसे पहले समझो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सभी का नाम, विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता बतलाना। अब अपन को पढ़ना है क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण होता है धातु से। किससे? मूल धातु से। शब्द जब बनता है उसके पहले जो उसका मूल रूप होता है, जैसे मैंने आपको अभी तो नहीं पढ़ाया लेकिन आगे चल के पढ़ाएंगे, जब अपन शब्द भेद पढ़ते हैं तो उत्पत्ति, संरचना एवं बनावट के आधार पर शब्द 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अभी रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है? जिसे तोड़ा ना जा सके। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना, योग रूढ़ शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन किसी तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया हो। जैसे समझो आप, जैसे हम आपसे कहते हैं पेन, पेन को आप तोड़ नहीं सकते हो, आप तोड़ोगे पे और ना, दोनों का भी अर्थ नहीं है। लेकिन हम आपसे कहते हैं दूध वाला, तो दूध वाला कैसा शब्द है? यौगिक। दूध अलग हो जाएगा, वाला अलग हो जाएगा। अब हम कहते हैं आपसे चारपाई, चारपाई को अब विच्छेद तो कर लोगे, एक तरफ 4 आ जाएगा, एक तरफ पाई आ जाएगा, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा? चारपाई। अलग अलग है, 4 पैर हैं जिसके, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो जिस 4 पैर वालों को नहीं, ये इशारा करेंगे खटिया की ओर या पलंग की ओर। तो ऐसे शब्द जो मिलकर किसी तीसरे अर्थ का निर्माण कर दें वो योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो मिलकर स्वयं का ही निर्माण करें वो यौगिक है, और ऐसे शब्द जिनको बांटना मुश्किल हो वो रूढ़ होते हैं। उसी प्रकार जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है जिसे कहते हैं अपन मूल धातु। मूल धातु को ही अपन क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा लिखना क्या है? क्रिया। ठीक है, लेकिन लिखना क्रिया किस मूल धातु से बना है? लिख। हमने कहा आपसे पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना किस धातु से बना है? पढ़। यही चीज समझना है। अब देखो क्रिया के भेद। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, दूसरी होती है आपकी संरचना के आधार पर, तो तीसरा प्रकार होता है आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आप समझो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 5। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8। ठीक है, कर्म के आधार पर कौन कौन है? सकर्मक और आकर्मक। क्लियर? संरचना के आधार पर कितने हैं? 5। कौन कौन? सबसे पहला नाम धातु, दूसरा पूर्व कालिक, ठीक है, तीसरा कृदंत। नाम धातु, पूर्वकालिक, कृदंत, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। तीसरा देखिए, सबसे पहला नाम धातु क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा कृदंत क्रिया, चौथा आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया। एक अभी लिखवाते हैं हम आपको। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 होती हैं। अब समझो, 8 में 5 तो आ जाती हैं संरचना वाली और 3 आ जाती हैं आपकी प्रयोग वाली। सबसे पहले सहायक, दूसरी सजातीय, तीसरी सामान्य। ठीक है, 5 ये हो जाएंगी, 3 ये हो जाएंगी। इसमें एक छूट गई है, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और एक आपकी होती है सजातीय, सहायक। अभी आपको हम बाद में लिखवा देंगे, एक क्रिया को यहाँ पे छूट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, जैसे ही पढ़ाते पढ़ाते हम आपको लिखवा देंगे। अब देखो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का अर्थ होता है जो क्रिया कर्म के सहित प्रयोग की गई है। कर्म के सहित का मतलब क्या होता है? जैसे हम कह रहे हैं आपसे लिखना, ठीक है, हम कह रहे हैं मोहन लिखता है। अब हमने इसमें कर्म को बताया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कर्म छिपा हुआ है। कौन सा कर्म छिपा हुआ है? आप समझो, मैंने कहा मोहन लिखता है, भैया जब लिखता है तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा,
इसके साथ कर्म है या नहीं है, तो लिखना क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा कहते हैं पकाना। अब ये बताओ भैया, आप जब पकाओगे तो कुछ ना कुछ तो पकाओगे, कैसा हो जाता है सकर्मक क्रिया। लेकिन एक चीज याद रखना, पढ़ना। मैं कहूं मोहन पढ़ता है, मैं कहूं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आपका होगा सकर्मक। लेकिन हम कहें मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना होता है आकर्मक। नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि जब भी पढ़ना वाक्य के बिना लिखी जाए तो वह अकर्मक होती है, और वाक्य के साथ लिखी जाए तो साकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। साकर्मक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? सबसे पहले एक कर्मक, एक कर्मक, दूसरी होती है आपकी द्विकर्मक। ठीक है। ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है? जैसे मैंने कहा मोहन पत्र लिखता है, एक कर्म है। ठीक है। दूसरा कह दिया हमने मोहन पेन से पत्र लिखता है, तो एक तो हो गया पेन और दूसरा हो गया पत्र। कितनी हो गई क्रिया? कर्म दो। ठीक है। और जब द्विकर्मक होते हैं तो इसमें क्या होंगे? दो कर्म होंगे। दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है आपका गौण कर्म। ठीक है। मुख्य कर्म किसे कहते हैं, गौण कर्म किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो जाएगा। जब अकेली क्रिया की क्लास लेंगे तो इनको भी बताएंगे लिख के। ठीक है। बस आपको याद करके चलना है, कर्म के आधार पर क्रिया कितनी है? दो। सकर्मक अकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया कितनी है? 5। सामान्य सॉरी हाँ, इसका एक भेद होता है आपका सामान्य क्रिया। ठीक है। इसमें आता है आपका सहायक, देखिए इसमें आता है आपका सजातीय क्रिया। में कौन सा मत सब देखिए, ठीक है। जो इसकी एक क्रिया छूटी है वो हम आपको बाद में बता देंगे। नाम धातु, पूर्वकालिक, कृदंत, प्रेरणार्थ। ठीक है। एक आपकी क्रिया छूटी है, अभी हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अव्यय। आप एक चीज समझो, सबसे पहले संज्ञा से अव्यय तक कितनी चीजें होती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया 4 हो गई। फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो आपके शुरू की 4 चीजें हैं यहां देखो, संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द होते हैं आपके विकारी। कैसे होते हैं? विकारी। इनमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम कह दें आपसे विशेषण, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? संज्ञा, तो अच्छा लगाया उसके लिए। हम कहते हैं सीता, तो सीता के लिए लग जाएगा अच्छी। ठीक है। तो विशेषण में परिवर्तन हो गया या नहीं? तो जो शब्द लिंग वचन कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाए उन्हें विकारी कहते हैं। लेकिन आपके जो आगे के हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों होते हैं। इसमें एक और आ जाता है आपका निपात, लेकिन गिनती नहीं है उसको। ये होते हैं आपके अविकारी, अविकारी शब्द। इनमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब ये तो अपन ने चारों पढ़ लिए, संज्ञा भी पढ़ ली, सर्वनाम भी पढ़ लिए, क्रिया भी पढ़ ली, विशेषण भी पढ़ लिए।